हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टी पीएचडी पेपर में। दोस्तों, 2010 में जो पीएचडी का पेपर हुआ था यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उसका वीडियो हम बना रहे हैं। और ये वाला वीडियो भी उसी का वीडियो है। ठीक है, 2010 में जो पेपर हुआ था पीएचडी का, ये आपको सॉल्व करवा रहे हैं। और अगर पुराना पेपर किसी को मिलता है कहीं पे, तो आप हमको क्या कहते हैं भेज देना hot2016raj@gmail.com पर। और अगर किसी के पास पीडीएफ में होगा तो पीडीएफ में भी भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी पेपर्स हैं, जो पुराने पेपर्स हैं 10 साल के टीजीटी पीजीटी के, उस पर वीडियो बनाए जाएँ। दोस्तों, जो भी रचनाएं आपको याद नहीं हो रही हैं, जैसे पोएम्स, सॉनेट्स, नॉवेल, प्लेज, तो उसको किसने लिखा है, उसका रचनाकार कौन है, तो उसके बारे में आप हमको बताना कमेंट करके। तो उसके ऊपर एक फ़नी वीडियो बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, जिस तरह हम बताते हैं उस तरह बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाला जो 2010 का जो पेपर है, ये बहुत से वीडियोस में है। हर वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस बताया है। तो जिन लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है, तो ये लिंक हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख सकते हैं। दूसरे भाग के लिए ये लिंक है, तीसरे भाग के लिए ये लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो आप लोग वहाँ से इस वीडियो के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को देख सकते हैं। ये फोर्थ पार्ट है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 78। चूज़ द बेस्ट फ्रॉम ऑप्शन इन द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस। इसमें सही सीक्वेंस बनाना है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1, 1 3 2 1 3 2 4 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए ऑफ देयर पैशंस, ये वन तो कभी, सी वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ देयर पैशंस और फिर नॉलेज, तो यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। इज ए नॉलेज बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। 4 ऑफ माइंड, ये भी कंप्लीट नहीं है। ऑफ माइंड को देख के क्या पता चलता है कि ये किसी सेंटेंस का हिस्सा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, 3 2 देख लेते हैं। नॉलेज, और फिर लिखा है नॉलेज इज़ ए नॉलेज। अगर हम 3 2 कर देंगे तो नॉलेज इज़ ए नॉलेज बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया यहाँ से। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1, नॉलेज ऑफ माइंड। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, नॉलेज ऑफ माइंड इज़ ए नॉलेज ऑफ देयर पैशंस। तो इसका मीनिंग ये बन जाएगा कि जो मस्तिष्क होता है, उसकी जो नॉलेज होती है, जानकारी होती है, इज़ नॉलेज ऑफ देयर पैशंस। मतलब उन लोगों को अपनी जानकारी बढ़ाना पसंद है, उन लोगों को बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण चीज़ें करना पसंद है। ठीक है, तो यही इसका जो मीनिंगफुल बन रहा है वो यही बनेगा कि नॉलेज ऑफ माइंड इज़ नॉलेज ऑफ देयर पैशंस। मतलब उन लोगों को बहुत ही पैशन है इस बात का, बहुत ही जोश है, सोच है, बहुत ही जोश है कि वे अपना नॉलेज बढ़ाएं, यानी कि अपना ज्ञान बढ़ाएं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन भरना है। तो सी सैड दैट सी वाज फीलिंग सिक। तो इसमें देख लेते हैं ऑफ हर्ट। ऑफ हर्ट नहीं होता है, इन हर्ट भी नहीं होगा, और टू हर्ट भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, एट हर्ट। ये एक फ्रेज है, सिक एट हर्ट। इसका मीनिंग होता है बहुत ही दुखी होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फिल्ड विद ए डीपली अनप्लेजेंट इमोशंस। बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, सच एज ग्रीफ, रिमोर्स, डिजेक्शन। बहुत ही दुखी है, उदास है, निराश है। तो एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, आई फेल्ट सिक एट हर्ट व्हेन माई मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर। जब 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 पिछले साल मेरी माताजी गुजर गई, तो मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ही उदास था। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मिस मिस हैविसैम रिमेंड इंस्पेक्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज। जो यहाँ पे इंस्पेक्टर का मीनिंग होता है कुंवारी स्त्री, जो जिसकी शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नॉवेल है, उसमें कैरेक्टर मिस हैविशैम है, वो पूरी ज़िंदगी क्या कहते हैं, कुंवारी रहती हैं, इंस्पेक्टर रहती हैं। क्यों, बिकॉज, इसका कारण क्या था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था सी वाज पुअर। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो मिस हैविशैम होते हैं, उनके जो फादर होते हैं वो ब्रीवर होते हैं, वो शराब बनाने वाला, उनके पास फैक्ट्री होती है, बहुत अमीर होते हैं। शी डिड नॉट लाइक हर ग्रूम, उसको अपना दूल्हा पसंद नहीं था। तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, सी वाज एरोगेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही होना चाहिए, इसमें बुक में डी लिखा है, पर ये
क्या कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें लिखा सी वॉज एरोगेंट, क्योंकि वह बहुत घमंडी थी हैं। तो और इसमें बहुत बड़ा ये भी सच है कि जो मिस हैवी सैम होती हैं वो जिससे शादी करने वाली होती हैं वो उसको धोखा दे देता है। ठीक है, वो शादी से पहले उसको धोखा दे देता है। तो वो मिस हैवी सैम ये प्रतिज्ञा करती है कि वह मतलब कि वो पूरी ज़िंदगी ब्राइड के रूप में रहेगी, दुल्हन का जो क्रिश्चियंस में सफ़ेद रंग की जो पोशाक होती है उसको ही वो धारण करेगी। और शी वॉज एरोगेंट, बहुत ही वह घमंडी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और सी वाला ऑप्शन भी अगर डी वाला नहीं होता है तो सी वाला लग जाता है कि सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम जब मैंने जो उसका दूल्हा होता है वो उसको एंड वक्त पर धोखा दे देता है। ठीक है, अब इसके बारे में और पता कर लेते हैं। मिस मिस हैविसैम इज ए करेक्टर इन द चार्ल्स डिकन्स नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये इनका नॉवल पब्लिश हुआ है 1861 में। उसमें ये किरदार है और बहुत ही दिलचस्प किरदार है, बहुत ही फनी किरदार है। सी इज़ ए वेल्दी इंस्पिंस्टर, वह बहुत ही धनवान इंस्पिंस्टर है। इंस्पिंस्टर का मान होता है कुंवारी स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो। वंस जिल्टेड एट द ऑल्टर। अब इसका ये जो फ्रेज है जिल्टेड एट द ऑल्टर, इसका मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति शादी करना चाहे और उसका जो पार्टनर उसको उसी समय धोखा दे दे, शादी करने से मना कर दे, तो उसको ये बोलते हैं जिल्टेड एट द ऑल्टर। हु इंसिस्ट ऑन वेयरिंग हर वेडिंग ड्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। और वह क्या कहते हैं, वह ये जो मिस हैविसैम होती हैं वो प्रतिज्ञा करती हैं कि वह पूरी ज़िंदगी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनेंगी, क्योंकि उनके दिल को बहुत चोट लगी है और दूल्हे ने शादी करने से मना कर दिया था। सी लिव्ड इन ए रूइंड मैंसन विद हर एडॉप्टेड डॉटर एस्टेला। और एक लड़की को ये गोद ले लेती हैं, एस्टेला उसका नाम होता है, उसके साथ में अपनी रूइंड मैंसन में रहती हैं। यहाँ रूइंड का मतलब है कि जो मैंसन थी, इनकी जो कोठी थी, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होगी। डिकेंस डिस्क्राइब हर एज लुकिंग लाइक द विच ऑफ द प्लेस। तो वो किस तरह लगती हैं, विच की तरह लगती हैं, यानी कि भूतनी चुड़ैल की तरह उनका पूरा गेटअप बना हुआ है मिस हैविसैम का है। और आपको बता रहे हैं जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। सी स्टॉप्स ऑल द क्लॉक्स इन सेटिस हाउस एट 20 मिनट्स टू 9। 9 बजने में जब 20 मिनट कम थे तो मिस हैविसैम ने अपनी सारी घड़ियां रोक दी थी, क्योंकि यही वो वक्त था जब उनके होने वाले पति ने और जो लड़का शादी उनसे करने वाला था उसने उनको धोखा दे दिया था। द मोमेंट when शी फर्स्ट लर्न दैट कंपीसन वाज गॉन। कंपीसन वो जो व्यक्ति था, वो मतलब लड़का था जो उनकी शादी करने वाला था मिस हैविसैम से। तो इनको जब पता चला था कि वह शादी के लिए नहीं आया तो उस समय 9 बजने में 20 मिनट कम थे। तो बहुत ही इन्होंने फ़नी, चार्ल्स डिकन्स ने बहुत ही फ़नी कैरेक्टर बनाया है कि इतना वो मतलब कि हर बात को अपने दिल पे ले रही है कि उसने घड़ियां ही सारी रोक दी हैं। वाज गॉन एंड सी वियर्स ओनली वन शू। और उस समय वह अपने जूते पहन रही थी तो उसने एक ही जूता पहना था। बिकॉज व्हेन शी लर्नड ऑफ हिज बिट्रायल शी हैड नॉट येट पुट ऑन द अदर शू। और जब उसे पता चला था कि जो उसका होने वाला पति है, जो लड़का है शादी करने वाला था, वो भाग गया, तो उस समय उसने एक ही जूता पहना था। तो वो क्या करती है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जूता पहनती है और सारी घड़ियों को रोक देती है। तो ये बहुत ही फ़नी करेक्टर इन्होंने बनाया है विद अ काइंड ऑफ मैनियक ऑब्जेसिव क्रूएल्टी। और जो मैनियक बन जाती है, थोड़ी पागल और सनकी बन जाती है और बहुत ही जुनूनी बन जाती है मिस हैविसैम। और उसके अंदर क्रूएल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो सबसे बदला लेने के बारे में सोचना शुरू करती है। मिस हैविसैम इज ए कम्प्लीटली अनेबल टू सी दैट हर एक्शंस आर हर्टफुल टू पिप एंड एस्टेला। और जो मिस हैविसैम होती हैं वो उसके बाद इतनी क्रूर बन जाती हैं कि वो सभी को कष्ट पहुंचाती हैं और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो पिप को और एस्टेला को वो कितना कष्ट पहुंचा रही हैं। ठीक है, ये सोचती हैं कि अब वो सबसे पूरी मानवता से वो बदला लेंगी। इस तरह की यहाँ बात है। सी इज़ रिडीम्ड एट द end of the novel when she realizes that she has caused Pip's heart to be broken in the same manner as her own। और क्या कहते हैं, जो पिप होता है उसका बहुत ही अपमान करती हैं और बहुत ही उसको भला बुरा कहती हैं, परंतु यहाँ एंड में क्या दिखाते हैं कि वो अपनी माफ़ी मांगती हैं। मिस हैविसैम जो पूरी विलन बनी हुई हैं इस क्या कहते हैं इस नावल में पूरा विलन बनी हुई हैं। तो इसमें आखिरी में वो क्या कहते हैं, वो उसे माफ़ी मांगती हैं पिप से। ठीक है,
मिस हैवी सैम immediately begs Pip for forgiveness, reinforcing the novel's theme that bad behavior can be redeemed by contrition and sympathy. अंत में यहाँ पे क्या दिखा दिया है कि बुरे जो लोग होते हैं वो भी अच्छाई के रास्ते पे चल सकते हैं, वो भी सुधर सकते हैं। ठीक है, तो मिस हैवी सैम के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी क्या मिली कि वो बहुत ही जुनूनी थी और वह एक जूता पहनती थी और उसने अपनी सारी घड़ियों को रोक रखा था। 9 बजने में 20 मिनट कम थे, इतना उसने समय दिखाया था सभी घड़ियों में, क्योंकि इसी समय उसके होने वाले पति ने उसको धोखा दे दिया था। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एफोरिज्म मीन्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही मीनिंग होता है कहावत। जो कहावतें होती हैं, सूक्ति, वचन, बुद्धिमत्ता से भरी जो बात होती हैं, उसको ही बोलते हैं एफोरिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। इज ए एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी माने होता है चिंतित होना, दिखाना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इज ए क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस, मतलब कि किसी को जहर लग जाए या कुछ हो जाए, कोई जहरीला हो जाए, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए मीन्स ए लिविंग बीइंग एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो जो ज़मीन और पानी पर रह रहता है उसको एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, जो दोनों पे रहता है, जैसे मगरमच्छ जो है, तो यहाँ पे तो मगरमच्छ वाली बात आ गई, जो कि पानी में भी रह लेता है और धरती पे भी रह लेता है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इज ए स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन ए फ्यू वर्ड्स। कुछ ही शब्दों में बहुत ही बुद्धिमानी से भरी हुई बात बता देना, जिसमें बहुत ही बुद्धिमत्ता हो। ठीक है, ज्ञान की बात इसमें हो, तो उसको ही बोलते हैं एफोरिज्म। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कहावत। प्रोवर्ब भी कहते हैं अंग्रेजी में, मैगजीम, इसके सिनोनिम हैं। अब जैसे क्या कहते हैं, ये वाला जो जो मतलब जो दोहा है कबीरदास का, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कहावत का। ठीक है, मतलब ऐसी सूक्तियाँ जिसमें ज्ञान की बात हो, बुद्धिमत्ता की बात हो, उसको ये बोलते हैं एफोरिज्म। ये वाला जो लाइन है ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, मतलब कि कुछ लोग अगर इतने बड़े होते हैं जिनका भी कोई लाभ नहीं होता है, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि मतलब यहाँ पे ये समझाया गया है, कई बार लोग बहुत महान होते हैं परंतु इसके बावजूद भी वे किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं और उनसे कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइफ इज़ ए ट्रेजिडी इज़ दैट वी गेट ओल्ड टू सून एंड वाइज टू लेट। जो जीवन होता है ये ऐसी मतलब त्रासदी है जिसमें हम सब बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, एंड वाइज टू लेट, और बहुत ही देर में हमारे अकल आती है, बहुत देर में हम बुद्धिमान बनते हैं। तो ये एक ज्ञान से भरी बात है जिसको कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। ठीक है, ये हो गया। और अब देख लेते हैं टू वाला। ए बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स। एक भौंकता हुआ कुत्ता कभी नहीं काटता है। और हमारे क्या हिंदी में क्या कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना, यही हम लोग कहते हैं, जो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ए बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स। जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं ज्ञान से भरी हुई जो सूक्तियाँ होती हैं, कहावत, उनको बोलते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं। ए बर्ड इन ए हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। झाड़ियों में 2 चिड़ियाँ हों उससे बेहतर है कि आपके हाथ में एक चिड़िया हो। यानी कि जो चीज़ें हों एकदम कन्फर्म हों, पक्की हों, ना कि बहुत सारी चीज़ें दिखावा हों, छलावा हों, पर हाथ में कुछ भी ना है। अब देख लेते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, हम ये भी हिंदी में बहुत कहावत प्रसिद्ध है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो जो लाइनें ऐसी होती हैं जिसमें ज्ञान की बात होती है उसको ही बोलते हैं एफोरिज्म। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील की, हजारों किलोमीटर की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। ये भी बहुत ही ज्ञान भरी बात है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, आप लोग बताना कमेंट करके। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज़। अब इसमें पंक्चुएशन सुधारना है। तो अब देखिए ए में परहैप्स क्राइड ही, शायद वह चिल्लाया। तो फ्रेंड्स, जो परहैप्स है इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ए रिजेक्ट हो गया।
ठीक है। अब देखते हैं बी, देख लेते हैं। परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच, अब देखिए क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, ठीक है, ये सही लग रहा है, अभी रुक जाइए। परहैप्स क्राइड ही, अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। देर, अच्छा ये जो लाइन है देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, यहाँ पे कर रहे हैं शायद वह चिल्लाया, शायद जो तुमने राक्षस बताए हैं वे एग्जिस्ट कर सकते हैं, वे राक्षस वास्तव में हो सकते हैं। तो ये जो लाइन थी देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स, ये किसी ने कहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच होना चाहिए इसको, ठीक है। ये सेंटेंस किसी ने कहा है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बी वाला सही लग रहा था, परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, तो यहाँ संबोधन कर दिया गया है, मतलब ये किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो डी वाला बहुत ही हमें सही लग रहा है, सुटेबल है एकदम, तो हमारा डी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। शायद वह चिल्लाया जो तुमने राक्षस बताए हैं वे देयर में बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, तुमने जैसे राक्षस बताए हैं वे राक्षस वास्तव में हो सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजियंस, जो कबूतर बोलते हैं उन उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्रो माने तो कौवा होता है, तो क्रो तो होगा नहीं। अब सी माने होता है चर्प, जो चिड़िया होती हैं वे चर्प करती हैं, चिड़ियों के लिए चर्प माने होता है चहचहाना, ठीक है। और जो क्रोक्स होता है ये इस्तेमाल होता है फ्रॉग्स के लिए, जो उनकी आवाज़ होती है जो बरसात के समय जो बोलते हैं टर टर, उसको ही उसके लिए यूज़ करते हैं क्रोक्स, जो क्रोक्स, ठीक है। जो फ्रॉग्स होते हैं वो हमेशा क्रोक करते हैं, और पीजियंस क्या करती हैं, कू करती हैं, कू, इसका मतलब होता है गुडरगू करना, ठीक है, इसका मतलब होता है गुडरगू करना। और जो क्रो होते हैं वो उसकी आवाज़ करती है का का का, ठीक है, काँव काँव करते हैं। जो कौवे होते हैं वे काँव काँव करते हैं, पर अंग्रेजी में उसे बोलते हैं का, ठीक है। तो ये बहुत आराम से समझ गए होंगे। क्रोक वाला आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये आ सकता है पेपर में, कि फ्रॉक्स की जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो क्रोक्स करते हैं। ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, द यंग वन ऑफ स्वान, स्वान माने होता है बतख, बतख के बच्चों को क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स किटन, किटन माने बिल्ली के बच्चों को किटन कहते हैं। चिकन, मुर्गी के बच्चों को चिकन कहते हैं। और हियर या डियर, फॉन, जो डियर होता है उसके बच्चों को बोलते हैं फॉन, ठीक है। डियर के बच्चे को फॉन बोलते हैं, इसका हमें हिंदी याद नहीं आ रहा है, हिरन, हिरन, ठीक है, हिरन, हिरन के बच्चों को फॉन बोलते हैं। और स्वान के बच्चों क्या बोलते हैं, सिग्नेट, हंस शावक, छोटे बच्चे जो होते हैं स्वान के यानी बतख के। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या पता करना है, इनडायरेक्ट पता करना है। ही सैड आई केम हेयर यस्टरडे, उसने कहा मैं कल यहाँ आया हूँ। तो फ्रेंड्स ही सैड दैट ही वेंट देयर, तो बुक में ए दिया था, पर ये हम बिल्कुल 100% श्योर बता रहे हैं कि ए नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात है। आई केम हेयर यस्टरडे, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। अब देखिए समझने वाली बात है कि हेयर का देयर हो जाता है और यस्टरडे का क्या हो जाता है, प्रीवियस डे, ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। हेयर का देयर हो जाता है जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे लिखा है पास्ट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस ये, आई केम हेयर यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इसमें आप लोग प्लीज़ कृपया हमें सपोर्ट करें, और जो भी विज्ञापन आप लोग को दिखता है कम से कम 2 बार या 1 बार जो ये वेबसाइट होती है, विज्ञापन की वेबसाइट होती है, उस पर आप लोग क्लिक कर दें, क्योंकि फ्रेंड जो पैसा हम लोग को मिलता है वो क्लिक से ही मिलता है और व्यूज़ से पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। अब आप लोग से कोई बात छुपी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, सही शब्द का इस्तेमाल करना है। इट इज़ ए वर्ड सिंस, इट इज़ ए मंथ सिंस द हॉलीडेज बिगेन, हैव बिगन, मे बिगन, विल बिगन। तो फ्रेंड्स मे और विल तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई चांस नहीं है यहाँ पे। बिगन हो सकता है, हैव बिगन हो सकता है, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि 1 महीना हो गए, छुट्टियाँ हुए,
छुट्टियाँ होते हुए 1 महीना बीत चुका है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ये, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बिगन का इस्तेमाल कर दिया है, हैव बिगन का इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने। ऑप्शन में ए ही है, बिगन, मतलब 1 महीना हो चुकी हैं छुट्टियाँ होते हुए। ठीक है, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, फिल द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट चॉइस, सही इसमें चॉइस करनी है। तो फ्रेंड्स इसका पढ़ते हैं एक बार। द कमीशन हैज़ recommended an addition of 20% of the basic minimum of rupees 50 for the fixing the pay। इसमें कह रहे हैं कि 20% जो होगा उसके लिए सिफारिश की गई है कि 20% और दिया जाए, और 50 रुपीज़ इसमें पड़ेंगे मिनिमम पे फिक्स करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बुक में जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पे डी है, नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु यहाँ पर डी है, यानी कि कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट टू का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मीनिंग होता है का विषय है। आपको इसका यूसेज दिखाते हैं। द शेड्यूल इज़ टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। हमारा जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है, वह टेंटेटिव है, यानी कि वह बदल भी सकता है। एंड सब्जेक्ट टू चेंज, वह मतलब इधर उधर हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी हो सकता है, बदल सकता है। क्लोथिंग परचेजेस ओवर $200 आर सब्जेक्ट टू टैक्स। यदि आप $200 से अधिक कपड़े खरीदते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और सब्जेक्ट टू टैक्स। तो इसका क्या अर्थ होता है? का विषय है। और नेक्स्ट देखते हैं, एनीवन कॉट ट्रेसपासिंग इज सब्जेक्ट टू ए $500 फाइन। यदि कोई ट्रेसपास करता है, मेरे एरिया में घुसता है, तो उसको $500 का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? का विषय है। आप लोग को सब्जेक्ट का इस्तेमाल बहुत आराम से अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, सप्लाई द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। सही इसमें वर्ब भरना है, तो ही हैज़। तो लेड, ये जो लेड और लेन देख रहे हैं, ये किसका है पूरा आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि मैं बिस्तर पर, ही हैज़, वह बिस्तर पर बहुत देर से पड़ा रहा, लेटा रहा, विश्राम करता रहा। तो फ्रेंड्स लाई माने क्या होता है? बिस्तर पर लेटा रहना, विश्राम करना, पड़े रहना, आराम, बिल्कुल पड़े हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग झूठ बोलना भी होता है। तो अब आप लोग को पूरा दिखाते हैं। देखिए, टू लाई माने टू रेस्ट, कहीं पे पड़े रहना, लेटे रहना। तो थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना था, तो लेन। ठीक है, लाई, ले, लेन, तो यहाँ पर यही यूज़ हुआ है, लेन। ही हैड लेन अवेक इन बेड फॉर आवर्स। वह घंटों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, और पड़ा रहा पर वह सोया नहीं, अवेक, वह जागता रहा। वह लेटा तो रहा पर वह सोया नहीं, वह जागता रहा। ये इसका मीनिंग हो गया। और फ्रेंड्स इसको बहुत समझने वाली बात है। टू लाई माने क्या होता है? आराम करना, लेटे रहना, पड़े रहना। तो लाई, ले, लेन होता है, और लाइंग ऐसा बनता है। और टू ले का मीनिंग होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, कुछ रखना। तो ले, लेड, लेट होता है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से ये पढ़ना पड़ेगा। लाई जो आराम करने वाला लाई है, उसका क्या होता है? लाई, ले, लेन होता है। और जब कोई चीज़ रखते हैं या कुछ बिल्डिंग की स्थापना करते हैं, तो वहाँ पर ले, लेड, लेट होता है। ठीक है, आप लोग उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल अल्टरनेटिव। ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग। तो यहाँ फ्यू का इस्तेमाल करना है, फ्यू बुक्स दैट ही हैड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द बुक्स ही हैड। उसके पास जो पुस्तकें थी वह उसने पढ़ ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द फ्यू। इसका मीनिंग होता है जो कुछ किसी के पास हो उसमें से वह काम पूरा कर ले, तो उसको ही बोलते हैं द फ्यू। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे द फ्यू का हो गया। फ्यू माने होता है कि थोड़ा, ना के बराबर। आई हैव, और फ्यू का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करता है। ए फ्यू माने होता है थोड़ा, यानी कि ज़रा सा। और द फ्यू का माने होता है जो कुछ बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा। ठीक है, जो भी थोड़ा बचा हुआ है। आपको पूरा बताते हैं। जैसे इस तरह सेंटेंस है, आई हैव फ्यू कार्स।
ठीक है। तो आई हैव फ्यू कार्स, इसमें देखिए ना तो ए लिखा है ना इसमें द लगा है, आई हैव फ्यू कार्स। इसका मीनिंग है कि मेरे पास बिल्कुल भी कार नहीं है, कोई भी कार नहीं है, या जो होगी वो भी काम नहीं कर रही होगी, टूटी फूटी होगी। इससे भाव क्या प्रकट होता है कि मेरे पास ना के बराबर कार है। इसका मीनिंग जो हो भी जो कार होती होगी वो भी चलती नहीं होगी, बिल्कुल है ही नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आई हैव ए फ्यू फोन्स, मेरे पास कुछ फ़ोन है। तो जब ए लगा देंगे तो थोड़े फ़ोन हो सकते हैं, जैसे एक या दो फ़ोन हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ फ़ोन है जैसे एक या दो, ये हो गया। अब देखते हैं द फ्यू वाला। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव हैड लेफ्ट मी, मेरे पास जो जो थोड़े बहुत दोस्त थे वे भी मुझे छोड़ कर चले गए। तो जब यहाँ पे द लगा देंगे तो इसका भाव क्या निकलता है कि जो कुछ मेरे पास था वो भी उसमें से भी वो चला गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज़ द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट माने होता है नम्र, विनम्र। तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट माने जो जो बिल्कुल भी सभ्य ना हो, जो बिल्कुल भी विनम्र ना हो, थोड़ा बदतमीज़ हो, जंगली टाइप का हो, उसको ही बोलेंगे इम्पोलाइट। किसी से गुस्सा होते हुए बात करना, किसी को डांटते हुए बात करना, तो उसको ही बोलेंगे इम्पोलाइट, जिसमें नम्रता का भाव ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज। तो बोस्ट माने होता है शेखी मारना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। तो सही जवाब है बोस्टफुल। बोस्टफुल इसका एडजेक्टिव है। ठीक है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट। बोस्ट जो है ये वर्ब है, और इसका जब एडजेक्टिव बनाएंगे, विशेषण बनाएंगे, तो क्या बनेगा, बोस्टफुल। अब आपको बताते हैं इसका यूसेज मतलब कैसे यूज़ हुआ है। आई ट्राई टू एम्फेसाइज माई गुड पॉइंट्स विदाउट साउंडिंग बोस्टफुल। मैंने अपने पॉइंट्स बताए बिना शेखी मारते हुए। ठीक है, तो ये बन गया। नो वन लाइक्ड माई रिच फ्रेंड्स बोस्टफुल एटीट्यूड अबाउट हिज मनी। मेरा जो पैसे वाला दोस्त है, अमीर दोस्त है, उसका बोस्टफुल एटीट्यूड यानी कि जो उसका घमंड से भरा उसका जो व्यवहार है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। ये हो गया। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट इट वॉज व्यूड टू बी बोस्टफुल अबाउट योर फिनांसेस। मेरी दादी क्या कहती हैं कि क्या कहते हैं, अपनी जो कमाई के बारे में बहुत ही लंबी लंबी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। तो इस तरह बोस्टफुल का प्रयोग होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। द एडजेक्टिव कावर्ड। कावर्ड माने होता है कायर, डरपोक। ये एक एडजेक्टिव है, जैसे राम कायर है। ठीक है, इस तरह की जो सेंटेंस है एडजेक्टिव का इसमें यूज़ होता है। तो कावर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसमें पूछना है नाउन पूछना है, यानी कि नाउन इसका बनाना है, संज्ञा बनानी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कावर्डिस। कावर्डाइस माने होता है डरपोक, कायर, कायरता दिखा देना। ठीक है, उसने कायरता दिखा दी, उसने युद्ध में कायरता दिखा दी। इस तरह इसका प्रयोग करेंगे नाउन का। द सोल्जर was accused of cowardice after he ran away during the battle। और जो सिपाही था जब वह युद्ध से भाग गया तो वो उसको किस चीज़ का दोषी माना गया, कावर्डिस का, यानी कि कायरता का, डरपोकपन उसने दिखा दिया, कायरता। ही ऑलवेज शोज कावर्डिस, वह सदैव डरपोकता दिखाता है या कायरता दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 93। द वर्ड अबाउंड हैज़ द नाउन फॉर्म। तो द वर्ड अबाउंड ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, भरमार होना। तो इसका नाउन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एबंडेंस। इसका नाउन बनेगा एबंडेंस, और इसका मीनिंग क्या होता है, प्रचुर, भरपूर होना, विपुल मात्रा में होना, अधिकता से उत्पन्न होना, परिपूर्ण होना, भरमार होना। अब अबाउंड का आपको एक यूज़ दिखा देते हैं। बंगाली प्रोवर्ब से अबाउंड इन क्रिटिकल स्टेटमेंट बाय वुमेन ऑन वुमेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो कहावतें हैं उसमें स्त्रियों द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं। अबाउंड माने भरमार है। ये हो गया फ्रेंड्स। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्रेंड्स ट्रांजिटिव वर्ब माने होता है सकारात्मक, सकर्मक
सकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब माने क्या होता है, सकर्मक 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 क्रिया। आप लोगों ने जो यूपी टेट सी टेट और जो शिक्षक भर्ती में पढ़ा होगा सकर्मक अकर्मक, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। सकर्मक अकर्मक को ही बोलते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अब इसमें कैसे पहचानते हैं, बहुत आसान है पहचानना। ए डॉग रन्स वेरी फास्ट, तो जैसे ए डॉग रन्स वेरी फास्ट, एक कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है, तो सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वह क्या दौड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर क्या पूछते हैं, क्या का प्रश्न पूछा जाता है, तो मतलब जो कुत्ता है वह क्या दौड़ता है, तो हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है ये जो ऑप्शन नंबर ये ए है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो ये वाला जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। ही हैज़ बिन शाउटिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से चिल्ला रहा है, तो क्या चिल्ला रहा है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि वह डांट रहा है, गुस्सा हो रहा है, किससे चिल्ला रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। अब डी देख लेते हैं। द बॉय जम्प्ड अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जो लड़का था वह कूदा, जम्प्ड अप एंड डाउन द स्टेयर्स, कूदा और सीढ़ियों से उतर गया, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि क्या, मतलब हमेशा क्या का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव्स, कोई भी नेटिव्स की तरह, जो वहाँ के फ्रांस के जो मूल निवासी हैं उनकी तरह कोई भी फ्रेंच नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर जब हम सवाल पूछते हैं कि कौन नहीं बोल सकता है, तो इसमें क्या आता है, नेटिव्स की तुलना नेटिव्स की तरह कोई भी फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग को और विस्तार से बता रहे हैं, बिल्कुल भी आप लोग का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर कॉल्ड सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया इसमें कहते हैं, और इसमें जब क्या का सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है, जैसे सीता फल खा रही है, ठीक है। अगले ये सवाल होता कि सीता फल खा रही है, ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, सकर्मक है या अकर्मक है, तो हम सवाल पूछते हैं कि सीता क्या खा रही है, तो हमें उत्तर क्या मिलता कि फल खा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। हमेशा क्या का ही सवाल पूछा जाता है अधिकतर। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम अब यहाँ सवाल पूछते हैं कि रमेश क्या पढ़ रहा है, तो हमको जवाब मिलता है कि पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है, ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। सोहन पतंग उड़ा रहा है, तो क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। अगली यही सेंटेंस होता कि सोहन उड़ा रहा है, तो हमको बिल्कुल ये पता ना चलता कि क्या हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, ये इन ट्रांजिटिव हो जाता, परंतु ये यहाँ पे ट्रांजिटिव है। हेमंत चाय पी रहा है, तो हम फिर सवाल पूछेंगे कि हेमंत क्या पी रहा है, तो चाय पी रहा है, तो हमें फिर से पता चल गया कि सकर्मक क्रिया है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है ये। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, और जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं वे लोग घंटी की बटन को दबाएं, जिससे सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोस आपको मिल पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सफिक्स, अब देखिए जो एक होता है प्रीफिक्स, जो प्री में लगाते हैं यानी कि पहले लगाते हैं, तो सफिक्स यहाँ बाद की बात हो रही है, वर्ड के शब्द के अंत में जो लगाना है, तो जस्टली जस्टिफाई होता है, पर यहाँ पे हमें यहाँ पे नाउन बनाना है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है यहाँ पे हमको, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जस्टिस माने क्या होता है, न्याय, ठीक है, बिल्कुल सही है जस्टिस। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल माने होता है सिपाही, ठीक है। अब इसका कलेक्टिव नाउन हमको बताना है, तो सही जवाब है पोज माने क्या होता है, टुकड़ी, सिपाहियों का दल, सैन्य दल, पोज, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप नहीं होगा, बंच नहीं होगा, बंच अंगूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैच, जो अधिकारी होते हैं IAS PCS, उनके लिए बैच का इस्तेमाल किया जाता है कि वो उस बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। और बंच अंगूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट ए एन, मैथ्यू अर्नोल्ड क्या नहीं थे, तो फ्रेंड्स पोएट थे, सब लोग जानते हैं पोएट थे, क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे, परंतु ये नॉवलिस्ट नहीं थे, इन्होंने नॉवल नहीं लिखा है,
ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने नावल नहीं लिखा था, ये क्रिटिक थे, आलोचनाएं करते थे, कविताएं लिखते थे, ऐसे लिखते थे। मैथ्यू आर्नोल्ड was an English poet and cultural critic who worked as a inspector of schools। ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी थे, यानी कि DIS वगैरह होंगे या BSc होंगे ये। तो अब फ्रेंड्स आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया, पर विस्तार से पढ़ने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें सही पंक्चुएशन बताना है। इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज ट्यूरन द लैंड ऑफ, ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूरन कैपिटल में होना चाहिए टी। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले ये देख लेते हैं। इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज ट्यूरन द लैंड ऑफ, अब यहाँ देखिए, इन द ओल्ड पर्सन स्टोरीज, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ए हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इसको हम नहीं चूज़ करेंगे। बी देख लेते हैं। इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो बी भी हमारा रिजेक्ट हो गया। सी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमा है, ट्यूरन द लैंड ऑफ इज़ अपोज टू, ठीक है, और ये तो सही लग रहा है सी वाला, देख लेते हैं। हाँ, ये हो गया। इसमें बुक में डी वाला दिया है, परंतु मुझे सी वाला सही लग रहा है, आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टोरीज के बाद भी कॉमा है, ट्यूरन के बाद भी कॉमा है, ईरान के बाद भी कॉमा है, तो मुझे तो सही सी लग रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डी इज़ गिवन इन बुक बट आई थिंक शी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गया है, और आप लोग, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोग बताते रहिए, कोई कमी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।